नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। तालिबान ने काबुल में राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा किया। अफगानिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। भारत ने कहा, अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल से बातचीत करेंगे। देश भर में अब तक 54 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। आज पारसी नववर्ष नवरोज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट गहराया। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे। और लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान में राजधानी काबुल पर नियंत्रण करने के बाद देश में जीत का दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि उनके लड़ाकों ने राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि अफगान सरकार ने समर्पण कर दिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि देश में सत्ता पर कब्जा करने के लिए संघर्ष समाप्त हो गया है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हताश लोग देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हवाई अड्डे पर दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमेरिकी सैनिकों द्वारा सुरक्षित किए जा रहे हवाई अड्डे पर आज अफरा तफरी में कम से कम 3 नागरिकों की मौत हो गई। अधिकतर वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है, इसलिए सैकड़ों अफगान नागरिक और विदेशी वहां फंसे हैं। ऐसी खबरें हैं कि हवाई अड्डे पर भारी भीड़ जमा होने और लोगों के जबरदस्ती विमान में चढ़ने की कोशिश के कारण अमेरिकी सेना ने लोगों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाईं। इस भगदड़ में कुछ लोगों के मरने की खबर है। एक वीडियो में अन्य घटना में विमान की उड़ान भरते समय 3 लोगों को गिरते दिखाया गया है। अमेरिका ने देश छोड़ने वाले लोगों की सहायता के लिए 6000 सैनिक भेजे हैं। अमेरिका और अन्य देश अपने कर्मियों और सहयोगियों को वहां से निकालने के तेजी से प्रयास कर रहे हैं। तालिबान ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने और उनकी सरकार के पतन के बाद कल अपनी जीत घोषित की थी। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के नेतृत्व में पिछले 20 साल से गठबंधन सेना की मौजूदगी का अंत हो गया है। अमेरिकी सरकार के बयान में कहा गया है कि हजारों अमेरिकी नागरिकों, स्थानीय दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवारों तथा विशेषकर अफगानिस्तान के असुरक्षित नागरिकों को आगामी दिनों में वहां से निकालने के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अफगानिस्तान सेना का विमान सीमा पार करने के बाद उज्बेकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसके चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मीडिया एजेंसियों ने रूस की समाचार एजेंसी के हवाले से ये खबर दी है। अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज बैठक हो रही है। भारत की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की अफगानिस्तान पर यह दूसरी बैठक है। एस्टोनिया और नॉर्वे ने तत्काल सत्र बुलाने का आग्रह किया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस सुरक्षा परिषद को अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। इस बीच एंटोनियो गुतेरस ने अफगानिस्तान की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और तालिबान से संयम बरतने का आग्रह किया है। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में सवालों के जवाब में कहा कि काबुल हवाई अड्डे से वाणिज्यिक विमानों का संचालन स्थगित किए जाने से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयासों में रुकावट आई है। इस प्रक्रिया को फिर शुरू करने के लिए विमानों का संचालन शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही है। श्री बागची ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत अफगान सिख और हिंदू समुदायों के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि काबुल में पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा स्थिति काफी खराब हुई है। भारत सरकार अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुए है। वो समय समय पर अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए परामर्श जारी करती रही है और उन्हें तुरंत स्वदेश लौटने के लिए कहती रही है। विदेश मंत्रालय ने आपात स्थिति में संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर जारी किया है। श्री बागची ने बताया कि स्वदेश लौटने के इच्छुक कुछ भारतीय नागरिक अब भी अफगानिस्तान में हैं और उनसे संपर्क बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। 9 खेल स्पर्धाओं के 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। पैरालंपिक खेलों में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक दल के सदस्यों से मुलाकात की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 54 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,43,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। कल लगभग 36,000 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 32,937 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 417 रोगियों की मौत हुई। कल लगभग 12 लाख जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में टीके जारी करने तथा जांच के लिए एक और प्रयोगशाला को मंजूरी दी है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी को केंद्रीय ड्रग लेबोरेटरी के रूप में अधिकृत किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार टीकों के उत्पादन, आपूर्ति और टीकाकरण बढ़ाने के लिए अथक रूप से कार्य कर रही है। केरल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में केंद्रीय दल राज्य में कोविड की स्थिति के लिए आज तिरुवनंतपुरम पहुंचा। केंद्रीय दल ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और अन्य अधिकारियों से विचार विमर्श किया। श्री मांडविया ने हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और कहा कि केंद्र केरल को और वैक्सीन भेजेगा। उन्होंने राज्य सरकार को ओणम त्योहार के दौरान एहतियात के उपायों को और मजबूत करने का निर्देश दिया। श्री मांडविया ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केरल में टीकाकरण दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि केरल में मृत्यु दर भी तुलनात्मक रूप से कम है। इस बीच केरल में कोविड के 12,294 मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 18,542 मरीजों के कोरोना से उभरने की भी खबर है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर कमजोर होने के मद्देनजर कई शिक्षण संस्थानों में आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार की प्रभावी रणनीति और निरंतर प्रयासों से राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन कोविड का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए संक्रमण की रोकथाम को लेकर जरा सी भी लापरवाही बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री आज लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 36 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए। इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 419 है। प्रदेश के 17 जनपदों में इस समय कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है और यह सभी जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। शासकीय प्रवक्ता के अनुसार आज से प्रदेश में माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं में शिक्षण कार्य भौतिक रूप से शुरू कर दिया गया है। सरकार आगामी 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य शुरू करने पर विचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षाओं में कोविड-19 के नियमों का पालन पूरी तरह से करने के निर्देश दिए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में कोविड डेल्टा प्लस के 10 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इनमें से 6 रोगी कोल्हापुर में, 3 रत्नागिरी में और 1 सिंधुदुर्ग में है। इसके साथ ही राज्य में डेल्टा प्लस से संक्रमित रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 76 हो गई है। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों से कोविड निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। मेघालय में पिछले 24 घंटों के दौरान 352 नए मामले सामने आए, जबकि 649 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3761 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 67,164 हो गई है। राज्य में 8 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है, जिन्हें मिलाकर संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 1,235 हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन के नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। तालिबान ने काबुल में राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा किया, अफगानिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। भारत ने कहा, अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल से बातचीत करेंगे। देश भर में अब तक 54 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। आज पारसी नववर्ष नवरोज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट गहराया। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे। और लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। आज पारसी नववर्ष नवरोज है। पूरे विश्व में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पारसी समुदाय का ये प्रमुख उत्सव शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पारसी धर्मगुरुओं के अनुसार नववर्ष का आगमन चंद्र पंचांग पर आधारित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरोज के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में पारसी समुदाय का अतुलनीय योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि नवरोज सभी के लिए बंधुत्व, करुणा और सम्मान की भावना दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरोज सभी के लिए बंधुत्व, करुणा और सम्मान की भावना दर्शाता है। राष्ट्र आज भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में आज सवेरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक सदैव अटल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की।
मलेशिया में मुहिद्दीन यासीन ने संसद में बहुमत खोने के साथ देश में महीनों चली राजनीतिक उथल-पुथल के बाद आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो 18 महीने से भी कम समय तक इस पद पर रहे। महामारी की बिगड़ती स्थिति के बीच उनके प्रधानमंत्री का पद छोड़ने से देश नए संकट में फंस सकता है। राजनीतिक नेताओं में प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से ही होड़ शुरू हो चुकी है। उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी भी प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 55,583 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,563 पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें गिरने से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के मूल्य में आज 30 रुपए की कमी आई। 10 ग्राम सोने का मूल्य 46,910 रुपए पर चल रहा था। चांदी 62,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $70 प्रति बैरल के आसपास रहे। थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने कमी दर्ज की गई है। जुलाई में थोक महंगाई दर 11.16% रही। सरकार द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से थोक महंगाई दर में कमी आई। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में लगातार तीसरे महीने कमी दर्ज की गई। हालांकि विनिर्मित वस्तुओं और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। नरमी के बावजूद थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में लगातार तीसरे महीने दोहरे अंक में बनी रही। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 75 हुनर हाट स्थापित किए जाएंगे। इन हुनर हाट में देश के हर क्षेत्र से हस्तशिल्पी और दस्तकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे। हुनर हाट में बावर्ची खाना खंड होगा जिसमें लोग विभिन्न क्षेत्रों के परंपरागत पकवानों का लुत्फ उठा सकेंगे। 75 हुनर हाट के माध्यम से 7,50,000 हस्तशिल्पियों और दस्तकारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वक्फ तरक्कियती स्कीम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में खाली पड़ी वक्फ जमीन पर 75 अमृत महोत्सव पार्कों का निर्माण किया जाएगा। इन पार्कों में स्वतंत्रता संग्राम के उस क्षेत्र विशेष की भूमिका का इतिहास दर्शाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा और कवि सम्मेलन अगले साल तक आयोजित किए जाएंगे। इनमें जाने माने और उभरते कवि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश प्रस्तुत करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज दूसरे रग रग में गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका पहला एपिसोड 21 अगस्त से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रमों की विषय वस्तु सही होनी चाहिए ताकि दूरदर्शन अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित कर सके। भारत की इस पुण्य भूमि पर जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा के गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के लंबे सफर को जो दूरदर्शन ने 2019 में रग रग में गंगा सीजन 1 के द्वारा जिस सुंदरता और विस्तार के साथ प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं टीम को बधाई भी देता हूं। लेकिन ये भी कहता हूं कि जब आप पहली बार कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरी बार आपसे उससे ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अगले 3-4 वर्षों में अगर देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल और सबसे ज्यादा आईबॉल्स कहीं पर होगी तो हमारे दूरदर्शन पर ही होगी, डीडी पर ही होगी। ऐसा हम कंटेंट, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूं, जब कंटेंट अच्छा होता है तो आपका प्लेटफॉर्म अपने आप ही उस पर सबको आकर्षित करके ले आता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत
वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम आज से आरंभ हो गया है। इसे FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर जवाब भेज सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान और गौरवशाली संघर्षों में से एक है। इस कार्यक्रम में हम रोज आपके लिए स्वतंत्रता संघर्ष की एक झलक लेकर आएंगे। हम भारत के स्वाधीनता संग्राम के महान समंदर से मोती निकालकर आपके सामने पेश करेंगे। आजादी की लड़ाई की प्रमुख घटनाओं और नायकों के बारे में आपको बताएंगे। सदियों के संघर्ष की गाथा को एक निश्चित अवधि में प्रस्तुत करना कठिन है और इसमें संघर्ष की सभी घटनाएं और सभी नायकों के बारे में एक साथ बता पाना संभव नहीं है। सदियों के प्रतिरोध से जुड़ी बड़ी घटनाओं और व्यक्तियों को शामिल करने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके बावजूद ये कहानी पूरी नहीं होगी। अपने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के महान सपूतों और बेटियों को हमारी श्रद्धांजलि। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब हमारे देश को आजादी मिली तो हर भारतीय उस अपार आत्मविश्वास से भर गया जो केवल स्वाधीनता ही दे सकती थी। उम्मीदें थीं, संकल्प थे, आशाएं थीं। दुनिया ने हमारी आजादी को बड़े सम्मान से स्वीकार किया। देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र से न भटकते हुए शांति के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की कसम खाई। आज की कड़ी में हम आपको भारत के कुछ सपूतों के बारे में जानकारी देंगे। मोजे रिबा और गौतु लाचन्ना की। मोजे रिबा ने 15 अगस्त 1947 को अरुणाचल प्रदेश के दीपा गांव में राष्ट्रध्वज फहराया था। उदार हृदय के मोजे रिबा सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यही कारण है कि मोजे रिबा को प्यार से अबोह नियजी यानी सभी का पितामह कहा जाता था। उनका जन्म 1890 के दशक में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग क्षेत्र के डारिंग गांव में हुआ था। इस गांव को अब दारी के नाम से जाना जाता है। बांस के कारोबार में लगे मोजे रिबा को समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता था। इसी क्रम में उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जानकारी मिली और इसी के साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना हिलोरे मारने लगी। उन्होंने और लोगों को इकट्ठा कर देश की खातिर आगे आने के लिए प्रेरित किया। मोजे रिबा और उनके समूह ने कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और इसके साथ ही वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। देश की आजादी के लिए उनके अनेक बलिदानों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1972 को देश की स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर उन्हें ताम्र पत्र से सम्मानित किया था। 15 अगस्त को आधुनिक भारत के महानतम दार्शनिकों में से एक श्री अरबिंदो घोष की जयंती थी। अरबिंदो घोष ने 1902 से 1910 तक स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में खुले तौर पर सामने रखा।
श्री अरबिंदो और उनके भाई बारेंद्र घोष ने अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किया। 1930 के दशक के दौरान अपनी स्थापना से लेकर विघटन तक अनुशीलन समिति ने भारत में ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। इस समिति ने भारत और विदेशों में अन्य क्रांतिकारी संगठनों के साथ सहयोग किया। अंग्रेजों ने श्री अरबिंदो को अलीपुर षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। बाद में उन्होंने अपना शेष जीवन योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इसने उनके जीवन के समग्र दृष्टिकोण को आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित कर दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी कविताओं में से एक सावित्री, ए लेजेंड एंड सिंबल, एक किंवदंती और एक प्रतीक भी लिखी। इस कविता में 24,000 पंक्तियां हैं। मलर बोल मलर हिंद मनम वेंडुम ताये मलर पोति पाराटुम गुणम वेंडुम ताये वरम तारू। स्वाधीनता सेनानी गौतु लाचन्ना का जन्म 16 अगस्त 1909 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। किसानों, पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के हितों के लिए लड़ने वाले गौतु लाचन्ना अपने समय के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। महज 21 साल की उम्र में पलासा में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाचन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई के लिए गौतु को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। छुआछूत के मुद्दे पर गांधी जी के आमरण अनशन से प्रेरित होकर लाचन्ना ने 1932 में बरुआ में हरिजन सेवा संगम का आयोजन किया। उन्होंने हरिजन चेरी में एक रात्रिकालीन स्कूल की शुरुआत की और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया। गौतु लाचन्ना ने जमींदारी रायतू संघों का गठन किया। उन्होंने कोई भी कर अदा नहीं करने का अभियान चलाया। लाचन्ना ने जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि किसान अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी भू राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे। 1940 में उन्होंने पलासा में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया। इस दिन का एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि पुदुचेरी अपना स्वतंत्रता दिवस 16 अगस्त को मनाता है। पुदुचेरी अपनी आजादी से पहले फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी के रूप में जाना जाता था और उसकी संसद ने 16 अगस्त 1962 को औपचारिक रूप से पुदुचेरी का भारत संघ में विलय करते हुए अधिग्रहण के संधि की पुष्टि की। हालांकि पौंडीचेरी के लोगों ने 1 नवंबर 1954 को एक जनमत संग्रह में भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन पुदुचेरी के भारत में औपचारिक विलय में लगभग 8 साल लग गए। मार्क ट्वेन ने भारत को मानव जाति के उद्गम और विकास स्थल की संज्ञा दी है, मानव बोली और भाषा की जन्मस्थली कहा है, इतिहास की जननी और आख्यानों तथा परंपराओं की परम मातृमही कहा है। मानव जाति के इतिहास की सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक कलात्मक धरोहरें भारत में ही संचित हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहें। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे इस कार्यक्रम की एक और कड़ी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। लॉर्ड्स में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 272 रन का लक्ष्य दिया है। मैच के 5वें और अंतिम दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 298 रन बनाकर घोषित की। अजिंक्य रहाणे ने 61 और मोहम्मद शमी ने नाबाद 56 रन की पारी खेली। शमी और जसप्रीत बुमराह के बीच 9वें विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी हुई। चाय के विश्राम तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। आज कम से कम 36 ओवर का खेल और होना है। इससे पहले भारत की पहली पारी के 364 रन के जवाब में मेजबान टीम ने 391 रन बनाए थे। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तालिबान ने काबुल में राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा किया। अफगानिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। भारत ने कहा, अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल से बातचीत करेंगे। देश भर में अब तक 54 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई।
आज पारसी नववर्ष नवरोज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट गहराया। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।